अब आगे की कहानी। एपिसोड 11। अब आगे। अगली सुबह ख्वाहिश जब उठती है तो खुद को अक्स की बाहों में पाती है। वो उठकर अक्स को देखती है जो अब तक सोया हुआ था। वो अक्स के ऊपर झुककर कहती है, उठ जाए, मुझे पता है तुम जगे हुए हो, ये ड्रामा किसी और के सामने करना। अक्स अपनी आंखें खोलकर उसे देखता है। वो ख्वाहिश को अपने ऊपर खींचते हुए कहता है, तुम तो सच में बहुत स्मार्ट हो। ख्वाहिश, बहुत ज्यादा, अब मुझे जाना है। अक्स, कहाँ जा रही हो? ख्वाहिश उसे देखते हुए कहती है, अब मैं तुम्हारी की बाहों में तो नहीं रह सकती, मुझे मेरे घर जाना है। अक्स शरारती ढंग से कहता है, तुम चाहो तो मेरी बाहों में रह सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ख्वाहिश, पर मुझे है, तुम होंगी वेले लेकिन मैं नहीं हूँ, मुझे जाना है। ये कहकर ख्वाहिश बेड से उठ जाती है। अक्स भी बेड पर उठकर बैठ गया था। वो ख्वाहिश से कहता है, मैंने तुम्हारे फ़ोन में अपना नंबर सेव कर दिया है, जब चाहो मुझे कॉल कर सकती हो। ख्वाहिश अजीब नज़रों से उसे देखते हुए कहती है, मैं क्यों तुम्हें कॉल करूँ, तुम्हें करना हो तो कर लेना। ये कहकर ख्वाहिश वहां से चली जाती है। अक्स ख्वाहिश को जाते देख कहता है, कमाल लड़की है, बिल्कुल मेरे जैसी। फिर अक्स खुद से कहता है, न न न, अक्स ठाकुर जैसा तो कोई नहीं हो सकता। इधर ख्वाहिश क्लब से बाहर निकलती है, तभी उसका फ़ोन बजता है। वो कॉलर आईडी देखती है जिसमें पंक्ति का नाम शो हो रहा था। वो कॉल उठाती है तो सामने से पंक्ति कहती है, ख्वाहिश कहाँ हो तुम? ख्वाहिश, मैं अभी भी क्लब में ही हूँ। पंक्ति, वो लड़का कौन था जो तुम्हें अपने साथ ले गया था, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं न? ख्वाहिश, रिलैक्स डार्लिंग, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ख्वाहिश बजाज को कुछ कर सके। पंक्ति, ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। ये कहकर पंक्ति कॉल कट कर देती है। ख्वाहिश अपनी कार में बैठकर जाने लगती है। वो कार में बैठे हुए अक्स के बारे में सोच रही थी। उसने अक्स के बारे में पढ़ा था, अक्स स्टोरी का विलेन था। तो जान लेते हैं अक्स के बारे में। अक्स तेरी आशिकी का विलेन है। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि अक्स बहुत ही इगोस्टिक और ऑब्सेस्ड इंसान है। उसे अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, और ऐसा ही हुआ। उसे दिव्या पसंद आ गई थी। उसने दिव्या को स्टॉक करना शुरू कर दिया। उसके बारे में हर एक चीज़ उसने पता कर ली, लेकिन जब उसे पता चला कि दिव्या और निहाल एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उसने निहाल को बहुत बार अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार दिव्या बीच में आ जाती थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता था। निहाल और अक्स तो पहले से भी दुश्मन थे, क्योंकि अक्स के रहते निहाल कभी भी उससे आगे नहीं निकल पाया। आखिर में जब अक्स को लगा कि वो निहाल से हार गया तो उसने अपने आप को मार लेना ही सही समझा, क्योंकि वो मर सकता था लेकिन हार के साथ जी नहीं सकता था, इसलिए उसने खुद को गन से शूट कर लिया था। इच्छा को तेरी आशिकी में सबसे अच्छा अक्स ही लगा था, क्योंकि अक्स बिल्कुल उसी की तरह था। वो अपने दिल से चाहती थी कि अक्स को एक अच्छी एंडिंग मिले, उसे दिव्या से भी ज़्यादा अच्छी लड़की मिले, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो अक्स से मिलेगी, लेकिन ये हो गया। वो अक्स से मिली, साथ में उसका ऑब्सेशन भी बन गई। थोड़ी देर बाद वो साथ पहुंचती है। जैसे ही वो घर में जाती है तो उसकी नज़र हॉल में बैठे लोगों पर जाती है। इसमें से कुछ चेहरे वो जानती थी, लेकिन दो चेहरों से वो अनजान थी। उसे नहीं पता था ये कौन है, लेकिन उसे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए वो उन्हें इग्नोर कर ऊपर की तरफ जाने लगती है। तभी उसके कानों में उस औरत की आवाज़ आती है, कहाँ जा रही हो ख्वाहिश? क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि तुम्हारे सामने कितने लोग बैठे हुए हैं? ख्वाहिश पीछे मुड़कर उस औरत को देखती है जो कोई और नहीं उसकी खुद की माँ थी, लेकिन ख्वाहिश की इच्छा की नहीं तो वो अनजान चेहरे ख्वाहिश के माँ बाप थे, अधिराज बजाज और सुहाना बजाज। ख्वाहिश सुहाना जी की बातों को इग्नोर कर काजल जी से कहती है, दादी मेरा सर दुख रहा है, मैं मेरे कमरे में जा रही हूँ। मालिनी जी ख्वाहिश को ताना मारते हुए कहती है, इस लड़की के अंदर तो इतनी भी तमीज़ नहीं है कि इतने सारे बड़े लोग बैठे हैं उनके साथ आकर बैठे और पता नहीं रात को कहाँ गायब थी, अब आ रही है। सच में इस लड़की के अंदर तो ज़रा से संस्कार नहीं है। ख्वाहिश मालिनी जी की बात सुनकर कहती है, पैदा करने वाले माँ बाप आपके सामने ही बैठे हैं, पूछ लीजिए क्यों संस्कार नहीं दिए? संस्कार देंगे भी कहाँ से, किसी पराई की बेटी को ही दे दिए हैं सारे संस्कार तो। युवान खड़ा होता हुए कहता है, दिव्या किसी पराई की बेटी नहीं है, वो मेरी बहन है। ख्वाहिश मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, दिव्या ही तो आपकी बहन है, तो उसी के पास जाए। मेरे घर में क्या कर रहे हैं, निकलिए यहाँ से। ये कहकर ख्वाहिश एक नज़र विराज जी और मालिनी जी को देखकर कहती है, एंड माय डियर चाचा और चाची, इस घर में रहना है तो ज़बान पर ताला लगाकर रखिएगा, वरना आप भी यहाँ से जा सकते हैं। एपिसोड 12। अब आगे। ख्वाहिश वहाँ से जाने वाली होती है कि दिव्या उससे कहती है, ख्वाहिश। उसकी आवाज़ सुनकर ख्वाहिश पीछे मुड़कर दिव्या को देखती है और अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहती है, अब तुम्हें क्या दिक्कत है, क्यों रोका मुझे? दिव्या अपनी जगह से खड़ी होकर उसके पास आती है और कहती है, ख्वाहिश मैं जानती हूँ कि जो हुआ गलत हुआ, मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। ख्वाहिश उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, जिन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए वो मांग नहीं रहे और तुम यहाँ मुझसे माफ़ी मांग रही हो। दिव्या, ख्वाहिश वो हमारे माँ बाप है, तुम उनसे एक बार माफ़ी मांग कर देखो, वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे और फिर हम सब साथ रहेंगे। ख्वाहिश अपने गाल पर एक उंगली रखते हुए कहती है, अम्मा, तुम्हें सलाह देने के लिए पैसे वैसे मिलते हैं क्या? ये सुनकर दिव्या उसे कन्फ्यूजन में देखने लगती है तो ख्वाहिश फिर से कहती है,
नहीं वो क्या है ना, आजकल तो लोग फ्री में किसी का हाल भी नहीं पूछते, और एक तुम हो जो मुझे सलाह दे रही हो, लेकिन मैं सलाह मानने वालों में से नहीं हूँ, तो ये महानता की मूर्ति बनना बंद करो और जाओ यहाँ से। दिव्या कुछ बोलती उससे पहले आरुष खड़ा होकर कहता है, दिव्या इस लड़की को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, ये समझने वालों में से नहीं है। ये सुनकर ख्वाहिश स्माइल करते हुए कहती है, अरे दिव्या तुम्हारा भाई तो तुमसे ज्यादा समझदार निकला, कुछ सीखो अपने भाई से। फिर ख्वाहिश आरुष की तरफ देखकर कहती है, समझाइए अपनी बहन को, पता नहीं क्यों मुझे फालतू का ज्ञान देने बैठी है, इसके पास होगा फ्री टाइम लेकिन मेरे पास नहीं है। आरुष ख्वाहिश से कहता है, ओह अयाशी के अलावा भी तुम्हारे पास और भी काम होते हैं क्या? ख्वाहिश स्कैस्टिकली कहती है, हाँ वो क्या है न, सब आपकी तरह नहीं होते कि काम धंधा छोड़कर अपने बाप और भाई के पैसों से आवारागर्दी करे, मेरे पास आपसे बहुत ज्यादा काम है। ख्वाहिश अच्छी खासी उनकी बेइज्जती कर रही थी और वो सब ख्वाहिश को हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि ख्वाहिश कभी भी इतनी शांति से बात नहीं करती थी। वो हमेशा गुस्से में चिल्लाया करती थी, जिससे उन लोगों को ख्वाहिश को हराने का मौका मिल जाता है, लेकिन अब जब ख्वाहिश शांति से बात कर रही थी तो उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा था। इच्छा की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि चाहे वो कितने गुस्से में हो, वो हमेशा स्माइल करके ही बात करती थी, क्योंकि वो जानती थी अगर हम चिल्लाकर या गुस्से में बात करते हैं तो सामने वाले को हमें और बुली करने का मौका मिल जाता है, वहीं शांति से बात करने से सामने वाले को कोई मौका नहीं मिलता, और ऊपर से आपके चेहरे की स्माइल तो सामने वाले को उकसाने का काम करती थी। और अभी ख्वाहिश की स्माइल वही कर रही थी। आरुष उसकी बात और स्माइल से इरिटेट होकर कहता है, तुम मुझे बताओगी कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं, जिसकी खुद कोई औकात नहीं है। भूलो मत, जिन पैसों पर तुम इतना ऐश कर रही हो ना, वो सब मेरे दादू के हैं। अगर अभी चाहूँ तो 2 मिनट में तुम्हें सड़क पर ला सकता हूँ, शायद जब तुम सड़क पर आओ तब तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाए। ये सुनकर ख्वाहिश की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो अपना सर हल्का सा टेढ़ा करके चारों तरफ घुमाती है। वो ऐसा तभी करती थी जब उसे हद से ज्यादा गुस्सा आता है। उसे सब्र से ज्यादा नफरत तब होती थी जब कोई उसकी औकात की बात करता था। वो सीधा नीचे जाती है और एक कांच का वास उठाकर उसे टेबल पर जोर से पटक देती है। उसके हाथ में जो बचा हुआ कांच का टुकड़ा लेकर वो आरुष के पास और पीछे से उसके बालों को पकड़ उसे पीछे की तरफ झुका देती है, और वो कांच का टुकड़ा एकदम उसके आंखों के पास लाकर सर्द आवाज में कहती है, चल अब बोलकर दिखा। बोला नहीं जा रहा तेरे से, देख मेरा दिमाग न वैसे ही खसका हुआ है, अगर चू चपड़की न तो इसी कांच से तेरी जीभ काट डालूंगी, और मुझे किसी के बाप का डर भी नहीं है। ख्वाहिश को ऐसे देखकर सब डर जाते हैं। शुभम तो डर के मारे मालिनी जी के पल्लू में छुप गया था, वहीं दिव्या का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। तभी सुहाना जी कहती है, ख्वाहिश ये क्या कर रही हो तुम, छोड़ो आरुष को, वो बड़ा भाई है तुम्हारा। ख्वाहिश अपनी सर्द निगाहें सुहाना जी पर डालकर कहती है, मुझे मेरी औकात बताने से पहले भी इसे सोचना चाहिए था कि बड़ा भाई है मेरा। अधिराज जी, ख्वाहिश छोड़ो आरुष को। ख्वाहिश ने फिर भी आरुष को नहीं छोड़ा। तभी पृथ्वी जी कहते हैं, बुढ़िया उन्हें छोड़ दीजिए। ख्वाहिश पृथ्वी जी की बात मान लेती है और आरुष को छोड़ देती है। सुहाना जी जल्दी से आकर आरुष को पकड़ लेती है। युवान ख्वाहिश से कहता है, इसी वजह से तुम्हें हर कोई छोड़कर चला जाता है, तुम्हें तो अपनों की भी कदर नहीं है, तुम अकेले रहना ही डिजर्व करती हो। जैसे ही युवान ये बात बोलता है ख्वाहिश को कुछ याद आने लगता है। कुछ पल वैसे ही खड़े रहने के बाद ख्वाहिश अपने हील्स उतारती है और उन कांच के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है। वो सबको देखकर कहती है, जैसे मुझे इस दर्द का एहसास नहीं होता वैसे ही मुझे आप लोगों के होने का एहसास भी नहीं होता। हाँ, मैं अकेले रहना ही डिजर्व करती हूँ, सो आप सब के लिए यही अच्छा होगा कि आप सब मेरे घर से निकल जाए। एपिसोड 13। ख्वाहिश को उस कांच पर खड़ा देख काजल जी कहती है, ख्वाहिश बेटा वहां से हटो, तुम्हारे पैर में कांच चुभ जाएंगे, हटो वहां से बेटा। ख्वाहिश काजल जी की तरफ देखकर कहती है, दादी अगर आप चाहती हैं कि मैं यहाँ से हट जाऊं तो आप इन लोगों को कहिए कि ये यहाँ से चले जाए और दोबारा कभी ना आए। वहां खड़े सभी ख्वाहिश को देख रहे थे। उसके पैरों से बेतहाशा खून निकल रहा था। सुहाना जी ख्वाहिश को देख रही थी। वो यही सोच रही थी कि उनकी खुद की बेटी उनसे इतना नफरत करने लगी है जो उन्हें यहाँ से भेजने के लिए अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती है। काजल जी से ये देखा नहीं जा रहा था। वो अपनी पोती से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो गुस्से में उन सब चिल्लाते हुए कहती है, निकल जाए आप सब हमारे घर से, आपकी वजह से हमारी पोती का ये हाल है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आपकी वजह से हमारी पोती को कुछ हो। अधिराज जी ख्वाहिश से कहते हैं, तुम चाहती हो ना हम यहाँ से चले जाए तो ठीक है, हम चले जाएंगे, तुम वहाँ से हट जाओ। ख्वाहिश ये सुनकर वहाँ से हट जाती है और सबको एक नज़र देखकर अपने कमरे में चली जाती है। वो अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ जाती है। उसने अभी तक अपने पैरों से कांच के टुकड़ों को नहीं निकाला था। वो अभी भी वैसी की वैसी ही बैठी हुई थी। वो आंखें बंद करके बेड पर लेट जाती है। नीचे हॉल में पृथ्वी जी सबको देखकर कहते हैं, अब आप लोग यहाँ खड़े क्यों है, जाए। सुहाना जी खड़ी होकर कहती है, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। काजल जी उनकी तरफ देखकर कहती है, कौन सी बेटी, आपकी बेटी ये रही, हमेशा तो आपके साथ ही रहती है। सुहाना जी, माँ आपको भी पता है मैं क्या कह रही हूँ, मुझे मेरी बेटी मेरी ख्वाहिश से मिलना है। काजल जी, आपको याद है कि आपकी बेटी भी है। सुहाना जी, माँ बेटी है वो मेरी, कैसे भूल जाऊंगी उसे। काजल जी, जब आप दिव्या को लेकर गई थी तो अपनी बेटी को भूल ही गई थी, न तो आज भी भूल जाए कि आपकी बेटी है।
सुहाना जी काजल जी के पैरों में गिरकर कहती है, माँ प्लीज मुझे एक बार मेरी बेटी से मिल लेने दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक बार मुझे उससे मिल लेने दीजिए। काजल जी उन्हें अपने आप से दूर करते हुए कहती है, आप हमारी पोती से मिल सकती हैं। सुहाना जी ये सुनकर ऊपर ख्वाहिश के कमरे में चली जाती है। वो अंदर जाकर देखती है जहाँ ख्वाहिश अंदर बेड पर लेटी हुई थी। सुहाना जी की नज़र ख्वाहिश के पैरों पर जाती है जहाँ बड़े बड़े कांच के टुकड़े उसके पैरों में घुसे हुए थे। वो ख्वाहिश के पास आती है और जैसे ही ख्वाहिश के पैरों को छूने वाली होती है कि ख्वाहिश आंखें खोलकर उनकी तरफ पलटती है। वो अपनी जगह से खड़ी होते हुए कहती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं, आपको मेरे कमरे में किसने आने दिया। सुहाना जी ख्वाहिश से कहती है, बेटा तुम बैठ जाओ वरना पैरों में दर्द होगा। ख्वाहिश रूड वे में कहती है, मेरे दर्द से आपको क्यों फर्क पड़ रहा है, वैसे भी जो दर्द आपने दिया है ना उसके सामने तो ये बहुत ही कम है। सुहाना जी, ख्वाहिश मेरी बात सुनो। ख्वाहिश, 19 सालों से सुन ही रही हूँ मिसेस बजाज, कभी आपसे, कभी आपके पति से, कभी आपके बेटों से, लेकिन अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। और क्यों सुनूं मैं किसी की, जब जरूरत थी तो सब छोड़कर चले गए, तो अब किसी को भी मुझे कुछ भी सुनाने का हक नहीं है। सुहाना जी रोते हुए कहती है, बेटा मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाना चाहती थी, मेरी मजबूरी थी। ख्वाहिश, कैसी मजबूरी, यही न कि आपको मुझसे अपनी खुद की बेटी से ज्यादा फिक्र किसी पराई की बेटी की थी। आपको पता भी है बचपन में जब भी रात को तो मुझे डर लगता था, तब मुझे प्यार से समझाने के लिए, मेरा डर भगाने के लिए कोई नहीं होता था, तब मैं कितना अपनी माँ को मिस करती थी। लोग कहते हैं कि एक बेटी से सबसे ज्यादा प्यार उसके पापा करते हैं, लेकिन मैं नहीं मानती थी, क्योंकि जब बेटी छोटी होती है न तो सबसे अपनी माँ को ही पुकारती है। जब भी उसे डर लगता है न तो भागकर अपनी माँ के पास जाती है, उसे अपनी रोल मॉडल मानती है। पता है उसे क्या लगता है कि उसकी माँ उसे हर किसी से बचाएगी, उसे दुनिया जहाँ से प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन मेरी माँ वो तो छोटी सी उम्र में ही मुझे छोड़कर चली गई। अब तक ख्वाहिश के आंसू निकलने लगे थे। वो सुहाना जी को अपनी पहली वाली माँ समझकर ये सब कह रही थी। आखिर उसकी माँ ने भी तो यही किया था, पैदा करके उसे छोड़कर चली गई थी। वो हमेशा चाहती थी कि वो अपनी माँ को कहे कि उसके दिल में क्या है, लेकिन एक बार जो उसकी माँ गई फिर पीछे पलटकर भी नहीं देखा। लेकिन आज उसे मौका मिला था अपनी दिल की हर एक बात कह देने का। वो अपने आंसुओं को बेरहमी से साफ करते हुए कहती है, जिस उम्र में आपको मेरा हाथ थामना चाहिए था लेकिन आपने मेरा हाथ छोड़ दिया, जिस उम्र में एक बच्चे को सबसे ज्यादा एक माँ की जरूरत होती है, उस उम्र में आप मुझे छोड़कर चली गई। एपिसोड 14। सुहाना जी कुछ बोलने वाली होती है कि ख्वाहिश उनसे गुस्से में कहती है, एक लफ्ज नहीं, एक लफ्ज भी आप नहीं बोलेंगी, आपको जितना सुनाना था आप मुझे बचपन में सुना चुकी, इनफैक्ट एक बार थप्पड़ तक मार चुकी है, लेकिन मुझे कभी उस थप्पड़ का बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि माँ बाप का तो हक होता है उसके बच्चे को मारना। लेकिन आप तो मुझे छोड़कर ही चली गई। जब आप मुझे छोड़कर गई तभी से आपने मेरे ऊपर से अपने सारे हक खो दिए। ना आप मेरी माँ हैं और न मैं आपकी बेटी, मैं अनाथ हूँ, मेरे कोई नहीं है, न माँ न बाप न भाई, सिर्फ मेरे दादू और दादी हैं। ख्वाहिश सुहाना जी का हाथ पकड़ती है और उन्हें कमरे से बाहर कर देती है। वो उनके मुंह पर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। कमरे के बाहर सुहाना जी अपने आंखों में आंसू लिए बंद दरवाजे को देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो वहां से चली जाती है। जब वो नीचे आती है तो काजल जी उनसे कहती है, मिल लिया हमारी पोती से, लेकिन आपका चेहरा देखकर लग रहा है कि हमारी पोती ने आज आपको बता ही दिया कि आप उनकी माँ नहीं है। सुहाना जी अपने नजरें नीचे कर लेती है। वो नीचे आकर सबसे कहती है, चलो यहाँ से। सुहाना जी वहां से बाहर चली जाती है। उनके पीछे बाकी सभी भी वहां से चले जाते हैं और हॉल में खड़े बाकी लोग, मतलब विराज जी, मालिनी जी, शुभम और निहारिका अपने कमरे में चली जाती है। इधर कमरे में ख्वाहिश अपने बेड से टेक लगाकर नीचे बैठी हुई थी। वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी। वो रोते हुए कहती है, क्यों भगवान आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, हमेशा मैं ही क्यों माँ बाप के प्यार के लिए तरसती हूँ। अगर आपको मुझे दूसरा जन्म देना ही था, एक अनाथ बना देते, हमेशा ये दर्द क्यों, मेरे माँ बाप होते हुए भी मुझे अनाथ होने की जिंदगी क्यों जीनी पड़ती है, क्यों हमेशा मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले जाते हैं, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि प्यार डिजर्व ही नहीं करती। ये बोलकर वो और जोर जोर से रोने लगती है। उसे अपने पिछले और इस जन्म दोनों की बातें याद आने लगती है। वो अपना हर एक पल याद करने लगती है। जब उसे माँ बाप की कमी महसूस हुई थी, उसे याद आने लगता है कि कैसे जब भी वो स्कूल में वो फर्स्ट आती थी तो उसके लिए कोई नहीं होता है, जब उसका बर्थडे होता था तब कोई नहीं होता था, जब दोनों ही दुनिया में उसके चाचा चाची उसे तंग करते थे तब उसे बचाने के लिए कोई नहीं होता था, जब सारे लोग उसे बिगड़ा हुआ होने के लिए ताने देते थे तब उसका सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं होता था, जब वो दुखी होती थी तब उससे कोई उस चीज़ की वजह पूछने के लिए नहीं होता था। उसे आज हर एक चीज़ याद आ रही थी। नीचे उसके पृथ्वी जी काजल जी के पास आकर कहते हैं, काजल जी हमें निकलना चाहिए। काजल जी, क्या हम कल नहीं जा सकते, आज हमें हमारी पोती के पास ही रहना है। पृथ्वी जी, आप जानती है कि हम कभी आपको चलने को नहीं कहते, लेकिन हमें जाना ही पड़ेगा। काजल जी, लेकिन एक बार हम उनसे मिलकर आते हैं। पृथ्वी जी अपना सर हिला देते हैं तो दोनों ख्वाहिश के कमरे के बाहर जाकर डोर नॉक करते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती तो पृथ्वी जी कहते हैं, गुड़िया दरवाज़ा खोलिए। ख्वाहिश अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहती है, दादू मुझे किसी से नहीं मिलना, आप लोग जाए यहाँ से, मुझे अकेला रहने दीजिए।
पृथ्वी जी और काजल जी कुछ नहीं कहते और वहां से चले जाते हैं। उन दोनों कहीं जाना था इसलिए वो लोग घर से चले जाते हैं। यहाँ ख्वाहिश उनके जाने के बाद फिर से रोने लगती है। अचानक ही ख्वाहिश रोते रोते बेहोश हो जाती है जिसकी खबर किसी को नहीं थी। सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात ख्वाहिश वैसे ही बेहोश पड़ी हुई थी। उसके चाचा चाची और भाई बहन को तो उससे फर्क ही नहीं पड़ता था चाहे वो जिए या मरे। यहाँ पंक्ति लगातार ख्वाहिश को कॉल कर रही थी लेकिन ख्वाहिश कॉल ही नहीं उठा रही थी। पंक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी लेकिन वो ऐसे ख्वाहिश के घर नहीं जा सकती है इसलिए वो बार बार ख्वाहिश को कॉल कर रही थी। जब इतने कॉल्स के बाद भी ख्वाहिश कॉल नहीं उठाती तो पंक्ति खुद से कहती है, ख्वाहिश कॉल क्यों नहीं उठा रही है, मेरा कहीं उसे कुछ नहीं नहीं नहीं। ख्वाहिश बहुत स्ट्रांग और ब्रेव है, उसे कैसे कुछ हो सकता है, क्या पता वो किसी बात से अपसेट हो इसलिए मेरा कॉल ना उठा रही हो। हाँ ऐसा हो सकता है लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो हो पंक्ति थिंक पॉजिटिव। हाँ वो पक्का किसी चीज से अपसेट होगी। पंक्ति अपने घर में इधर उधर टहल रही थी, उसे ख्वाहिश की बहुत टेंशन हो रही। वो बाहर जाती है लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे तो पता ही नहीं है कि ख्वाहिश का घर कहाँ है। वो खुद के सर पर हाथ मारते हुए कहती है, पंक्ति तू भी न ये तो पता कर लेती कि ख्वाहिश रहती कहाँ है। अब हमें कैसे ख्वाहिश के बारे में पता चलेगा, वो कैसी है, ठीक भी है कि नहीं। पंक्ति वापस अपने घर में आकर सर पकड़ कर बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो चुपचाप शांति से अपनी जगह पर बैठ जाती है। एपिसोड 15। ख्वाहिश अपने कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी तभी उसके कमरे की बालकनी में एक साया आता है। वो ख्वाहिश की बालकनी से उसके रूम में आता है लेकिन वहां कोई नहीं था। वो शख्स इधर उधर ख्वाहिश के कमरे में घूम रहा था तभी उसकी नज़र ख्वाहिश पर जाती है जो बेहोश पड़ी थी। वो जल्दी से ख्वाहिश के पास आता है और नीचे बैठकर उसका गाल थपथपाते हुए कहता है, विश्वेक उठो। तो ये अपना हीरो अक्स जो अपनी ख्वाहिश के बिना बेचैन हो रहा था तो उसे देखने उसके घर आ गया। अक्स देखता है कि ख्वाहिश का शरीर तप रहा है। वो ख्वाहिश को उठाता है और घर से बाहर लेकर आता है और उसे अपनी कार में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। ख्वाहिश के दादा दादी घर नहीं आए थे। अक्स ख्वाहिश को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। अक्स को देखकर सारे डॉक्टर्स उसके पास आते हैं। अक्स ख्वाहिश को स्ट्रेचर पर लेटाते हुए कहता है, जल्दी से इसका इलाज शुरू करो। ख्वाहिश को वार्ड में ले जाया जाता है। डॉक्टर्स उसके पैरों से कांच के टुकड़े निकाल देते हैं और उसे कुछ इंजेक्शन देते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वार्ड से बाहर आता है। वो अक्स से कहता है, सर अब वो ठीक है, कांच के टुकड़े पैर में घुसने की वजह से उन्हें बुखार आ गया था, हमने उन्हें दवाई दे दी है, सुबह तक वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी, बस उनके पैरों पर जोर नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि उनके पैरों में बहुत गहरा घाव है। अक्स अपना सर हिला देता है तो डॉक्टर वहां से चला जाता है। अक्स वार्ड के अंदर चला जाता है जहां ख्वाहिश अभी भी बेहोश थी। वो ख्वाहिश के पास आकर बैठ जाता है। वो उसका सर सहलाते हुए कहता है, क्या हालत बना रखी है तुमने, अपनी बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो तुम अपना और तुम्हारे परिवार वाले, क्या उन्हें एक बार भी पता नहीं चला कि तुम किस हालत में हो। अक्स ख्वाहिश के गाल पर हाथ रखकर सहलाने लगता है। उसकी नजरें एकटक ख्वाहिश के ऊपर थी। थोड़ी देर बाद ख्वाहिश अपना हाथ हटाने को होता है कि ख्वाहिश नींद में ही उसका हाथ पकड़ लेती है और नींद में ही कहती है, मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सुनकर अक्स ख्वाहिश को देखता है जिसके आंखों से एक बूंद आंसू उसके गाल पर गिर जाता है। नींद में ही अक्स ये देखकर अपने हाथ से उसके आंसू साफ करता है और उसके बगल में लेट जाता है और उसे बिल्कुल अपने से चिपका लेता है। ख्वाहिश भी टाइटली उसे पकड़ लेती है। अक्स उसे पकड़े ही सो जाता है। अगली सुबह ख्वाहिश की नींद खुलती है। वो नींद में इधर उधर देखती है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं जाता लेकिन बाद में जब वो अपने आप को किसी आदमी की बाहों में पाती है तो झटके से उसे धक्का देकर अपनी जगह पर उठकर बैठ जाती है। लेकिन इस तरह करने से उसके पैरों में दर्द होता है जिससे उसकी आह निकल जाती है। वही जमीन पर गिरा अक्स जो ख्वाहिश के धक्का मारने से गुस्से में था, वो जैसे ही उसकी आह सुनता वो जल्दी से खड़ा होकर उसके पास आते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो। ख्वाहिश अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ वो बस हल्का सा पैर में दर्द हुआ। लेकिन अचानक ही ख्वाहिश को रियलाइज हुआ कि वो अभी क्या कर रही है। वो जल्दी से अपनी नज़र इधर उधर घुमाती है, फिर अक्स की तरफ देखकर अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती है, तुम फिर से, और मैं कहाँ हूँ, तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो, कहीं तुमने मेरा किडनैप तो नहीं कर लिया ना। अक्स अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती है, शट अप, मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले खुद की हालत देखो और जगह देखो कि तुम कहाँ हो। अक्स की बात सुनकर ख्वाहिश आसपास देखती है तो इस रियलाइज होता है कि वो हॉस्पिटल में है और उसकी नज़र अपने पैरों पर जाती है जहां पट्टियां बंधी हुई थी। उसे समझ आ जाता है अक्स उसे लेकर हॉस्पिटल आया था, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात खटकती है। वो अक्स को देखकर कहती है, क्या मुझे तुम लेकर आए हो यहाँ। अक्स अपने दाएं बाएं देखते हुए कहता है, तुम्हें मेरे अलावा कोई और नजर आ रहा है। ख्वाहिश अपने हाथ बांधते हुए कहती है, मैं तो अपने घर पर थी, तो फिर तुम मुझे कैसे लेकर आई। ये सुनकर अक्स क्या कहे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो ख्वाहिश को नहीं बताना चाहता था कि अक्स उसके कमरे में आया था, वो भी बालकनी से। अगर ख्वाहिश को ये पता चल जाता तो उसकी क्या इज्जत रह जाती। वो ख्वाहिश को डांटते हुए कहता है, मुझसे ज्यादा ध्यान तुम अपनी हालत पर दोगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ख्वाहिश कुछ बोलने वाली थी कि उतने में वहां एक डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर ख्वाहिश को देखकर कहता है, मैम क्या आप ठीक हैं। ख्वाहिश अपना सर हिलाते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ख्वाहिश को चेक करने के बाद कहता है, अब इन्फेक्शन का कोई डर नहीं है, बस आप अपने पैरों का ख्याल रखना।
ख्वाहिश अपना सर हिला देती है। डॉक्टर वहां से चला जाता है। अक्स वहीं साइड में बैठ जाता है और एक प्लेट में एप्पल काटने लगता है। वो जब एप्पल काट कर प्लेट में रख देता है तो ख्वाहिश उसमें से एक पीस लेकर खाने लगती है। अक्स अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगता है। ख्वाहिश उसको खुद को घूरता पाकर कहती है, क्या ऐसे क्यों घूर रहे हो? एपिसोड 16। अक्स ख्वाहिश को घूरते हुए कहता है, तुमने एप्पल क्यों खाया? ख्वाहिश, क्योंकि मुझे भूख लगी थी इसलिए। अक्स, ये मैंने अपने लिए कट किया है। ख्वाहिश, हाँ तो दोबारा कट कर लो, वैसे भी पेशेंट मैं हूं तो मुझे फ्रूट्स खाने की जरूरत है न कि तुम्हें। अक्स उसके हाथ में प्लेट थमाते हुए कहता है, ठीक है फिर कट करो और खाओ। ख्वाहिश, ओके। ख्वाहिश ने ओके तो बोल दिया था लेकिन उसे ढंग से चाकू भी पकड़ना नहीं आता था। आखिर उसने कभी किचन की शक्ल भी नहीं देखी थी। वो तो खुद से एक ग्लास उठकर पानी भी नहीं लेती थी। उसने चाकू उल्टा पकड़ रखा था और अक्स भी उसे देख रहा था। उसको चाकू उल्टा पकड़े देख अक्स उससे प्लेट वापस ले लेता है। उसे डर था कि कहीं ख्वाहिश अपना हाथ न काट ले। वो ख्वाहिश को ताना मारते हुए कहता है, तुम्हें तो एक चाकू भी पकड़ना नहीं आता और बातें बड़ी बड़ी करती हो। ख्वाहिश चिढ़कर कहती है, हाँ तो मैं जो भी करूँ तुम्हें क्या? अक्स, तुम शायद भूल रही हो कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ और तुम्हारा ख्याल भी रख रहा हूँ। ख्वाहिश, मैंने तुम्हें कहा है कि मेरा ख्याल रखो, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। ये सुनकर अक्स प्लेट टेबल पर रखता है और अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, ठीक है फिर रखो अपना ख्याल, मैं जा रहा हूँ। ख्वाहिश, हाँ जाओ जाओ। अक्स वहां से बाहर चला जाता है। ख्वाहिश दरवाजे की तरफ देखकर कहती है, सच में चला गया क्या? ख्वाहिश ने उस वक्त ऐसे ही बोल दिया था वरना वो नहीं चाहती थी कि अक्स वहां से जाए। ख्वाहिश ये सोच ही रही थी कि उतने में अक्स वापस आ जाता है। अक्स को वहां देखकर ख्वाहिश कहती है, अरे तुम गए नहीं? अक्स, तुम्हारी इलाज से लेकर इन सब का बिल मैं पे कर रहा हूँ तो मैं क्यों जाऊँ, मेरा जब मन करेगा तब मैं यहाँ से जाऊँगा। ये कहकर अक्स वही टेबल पर फिर से बैठ जाता है। ख्वाहिश मुंह बनाते हुए कहती है, बोल तो ऐसे रहो हो जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा सारा खर्चा उठाओ, अगर तुम मुझे यहाँ नहीं लेकर आते तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी अच्छा ही होता, तुम्हारी शक्ल तो नहीं देखनी पड़ती। अक्स ये सुनकर अपने हाथ में पकड़ा चाकू सीधा ख्वाहिश के गले के पास आकर रोक देता है और उससे अपनी ठंडी आवाज में कहता है, एक काम करता हूँ जाने मन, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ऊपर ही पहुंचा देता हूँ, फिर तुम्हें मेरी शक्ल ही नहीं देखनी पड़ेगी। ख्वाहिश बेखौफ होकर कहती है, मरने से डर उनको लगता है अक्स ठाकुर जिन्हें जिंदगी से प्यार हो, हम जैसे लोगों को नहीं मौत का हंसते हंसते वेलकम करते हैं तो ये मौत का खौफ किसी और को दिखाएगा। अक्स ये सुनकर उसके गले से चाकू हटा देता है। फिर वो खड़ा होकर ख्वाहिश के बेड के पास आता है और वहां बैठकर कहता है, हम मानना पड़ेगा हिम्मत बहुत है तुम में। ख्वाहिश, मुझे डिस्चार्ज कब मिलेगा? अक्स उसे देखकर कहता है, क्यों? ख्वाहिश, क्योंकि मुझे कॉलेज जाना है, ऐसे बेड पर पड़े रहूंगी तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा? अक्स ये सुनकर कुछ नहीं कहता, उल्टा वो ख्वाहिश के पैर पकड़ के हल्का सा प्रेस कर देता है जिससे ख्वाहिश की चीख निकल जाती है। ख्वाहिश तकिया उठाकर अक्स को मारते हुए कहती है, पागल आदमी ये क्या कर रहे हो? अक्स ने उस तकिए को कैच कर लिया था। वो ख्वाहिश से कहता है, दर्द हुआ? ख्वाहिश मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं नहीं मुझे दर्द क्यों होगा, मैं इंसान थोड़ी हूँ। अक्स, मेरे इतने से छूने पर तुम्हें दर्द हुआ और तुम कॉलेज जाने की बात कर रही हो? ख्वाहिश, मुझे कॉलेज कार में बैठकर जाना है न कि पैदल। अक्स बिना भाव के कहता है, तुम सच में डफर हो, तुम कॉलेज कार से जाओगी लेकिन पूरा दिन कॉलेज में कार लेकर तो नहीं घूमोगी, तुम्हें चलना तो पड़ेगा ही, और ऐसी हालत में कैसे चलोगी? ख्वाहिश को ये बात सही लगती है लेकिन फिर वो एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, तो तुम मुझे ये बात बोलकर भी बता सकते थे, मेरे पैर को दबाने की क्या जरूरत थी? अक्स, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए न कि इस तरह सुनाना चाहिए? ख्वाहिश मुंह बनाते हुए कहती है, थैंक यू जैसे शब्द ख्वाहिश बजाज की डिक्शनरी में नहीं आते। अक्स ख्वाहिश के करीब आते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं अपना थैंक यू खुद ले लूंगा। ये कहकर अक्स ख्वाहिश के ऊपर झुकने लगता है। अक्स को अपने ऊपर झुकता देख ख्वाहिश कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा, देखो मुझसे दूर रहो। लेकिन इसका अब कोई फायदा नहीं था। अक्स अपने होंठों से ख्वाहिश के होंठों को कैप्चर कर उसकी बोलती बंद कर देता है। वो उसे बहुत ही प्यार से किस करने लगता है। किस करते करते अक्स ख्वाहिश को पूरी तरीके से बेड पर लेटा देता है और खुद भी पूरी तरीके से उस पर लेट जाता है। उसने खुद को और ख्वाहिश को बेड पर कंफर्टेबल कर दिया था। अब ख्वाहिश के होंठों को सक करने लगता है। ख्वाहिश अभी भी रेसिस्ट कर रही थी जिसे देखकर अक्स अपने लिप्स की मूवमेंट को रोक लेता है और वैसे ही सिर्फ ख्वाहिश के होंठों पर होंठ रखे रहता है। ख्वाहिश को जब एहसास होता है कि अक्स ने मूवमेंट रोक दी है तो वो अक्स को देखती है जो बिना एक्सप्रेशन के उसे ही देख रहा था। अक्स का अपने लिप्स का मूवमेंट रोकना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो खुद ही अक्स के होंठों को सक करने लगती है लेकिन अक्स अभी भी शांत वैसे ही लेटा था। एपिसोड 17। ख्वाहिश अक्स को किस कर रही थी लेकिन अक्स तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था जिससे ख्वाहिश का पारा हाई हो जाता है। वो ख्वाहिश की लिप्स पर जोर से बाइट कर लेती है और उससे दूर हो जाती है। वो ध्यान से अक्स को देखती है जिसने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया था जबकि ख्वाहिश ने बहुत जोरों से बाइट किया था। अक्स के लिप्स से खून भी निकल रहा था। अक्स कुछ भी न कहकर सिर्फ ख्वाहिश को घूर रहा था। वहीं ख्वाहिश उसके घूरने से थोड़ा अजीब फील कर रही थी। वो अक्स से कहती है, क्या हुआ?
अक्स उसके ऊपर से उठते हुए कहता है, कुछ नहीं, तुम आराम करो। अक्स वहां से जाने वाला होता है कि ख्वाहिश उसका हाथ पकड़ के कहती है, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? अक्स ख्वाहिश की तरफ देखता है जिसके चेहरे पर तो कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें देखकर वो समझ गया था कि ख्वाहिश दुखी है। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, जाने का टाइम हो गया है। ये सुनकर ख्वाहिश अक्स का हाथ छोड़ देती है। अक्स फिर से ख्वाहिश से कहता है, मैं नस को अंदर भेज रहा हूँ, वो तुम्हारी चेंज करने में हेल्प कर देगी, फिर हम घर चलेंगे। ख्वाहिश उसकी तरफ देखकर कहती है, किसके घर? अक्स कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। ख्वाहिश उसके जाने के बाद मुंह बनाकर कहती है, कितना खड़ूस है, जवाब भी नहीं दे सकता। थोड़ी देर एक नर्स उसके कमरे में आती है। वो ख्वाहिश के सामने सर झुकाकर कहती है, मैम आप अपने कपड़े चेंज कर लीजिए। ख्वाहिश हाँ में सर हिलाकर उस नर्स की हेल्प से वॉशरूम जाती है और अपने कपड़े चेंज करके वापस बाहर बेड पर बैठ जाती है। वो नर्स वहां से चली जाती है। उस नर्स के जाते ही वहां अक्स आ जाता है। अक्स पीछे पीछे क्रिश भी आया था व्हीलचेयर के साथ। ख्वाहिश व्हीलचेयर को देखकर कहती है, ये क्या है? अक्स, चोट तो तुम्हारी पैरों में लगी है न, फिर तुम्हारी आंखें क्यों काम नहीं कर रही? ख्वाहिश उसे घूरते हुए कहती है, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। अक्स, तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि ये व्हीलचेयर है। ख्वाहिश, तो आप इस पर बैठकर घर जाएंगे? अक्स उसे घूरते हुए कहता है, मेरे पैर बिल्कुल ठीक है, इसलिए मुझे नहीं, तुम्हें इसकी जरूरत है। ख्वाहिश, और आपको टेप की जरूरत है ताकि आप अपना मुंह चिपका सके। अक्स, बकवास बंद करो और बैठो इस पे। ख्वाहिश मुंह बनाते हुए कहती है, मैं नहीं बैठूंगी, ये मेरी पर्सनैलिटी को बिल्कुल सूट नहीं करता। अक्स इस बार हल्के के गुस्से में कहता है, चुपचाप बैठो। ख्वाहिश भी गुस्से में कहती है, मैं नहीं बैठूंगी। अक्स, कितने नखरे हैं तुम्हारे, हर चीज से दिक्कत है, बात बात पर नखरे दिखाती हो। ख्वाहिश, अगर इतनी ही दिक्कत है तो मुझे यही छोड़ दो, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। ये कहकर ख्वाहिश गुस्से में मुंह फेर कर बैठ जाती है। क्रिश अक्स से कहता है, क्या गजब लड़की है यार। अक्स क्रिश को घूरता है तो क्रिश चुप हो जाता है। अक्स ख्वाहिश के पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। ख्वाहिश हैरानी से अक्स से कहती है, ये क्या कर रहे हो? अक्स ख्वाहिश को घूरते हुए कहता है, व्हीलचेयर पर जाने के नाम से तो तुम्हारे नखरे शुरू हो गए थे, तो अब तुम्हें ऐसे ही ले जाना पड़ेगा। अब चुपचाप रहो, कुछ मत बोलना। ख्वाहिश को कोई दिक्कत नहीं थी, उसे तो सिर्फ व्हीलचेयर पर नहीं जाना था। उसके बदले में चाहे अक्स उसे गोद में उठाकर या कैसे भी ले जाए, उसे फर्क नहीं पड़ता था। अक्स हॉस्पिटल से बाहर आता है और ख्वाहिश को लेकर ही कार में बैठ जाता है। क्रिश भी उसके पीछे जल्दी से आकर कार की आगे वाली सीट पर बैठ जाता है और पार्टीशन ऑन कर देता है। यहाँ ख्वाहिश अक्स की गोद में ही बैठी थी। अक्स उसे कहता है, मेरी गोद से उतरकर सीट पर बैठोगी? ख्वाहिश उसे साफ मना करते हुए कहती है, नहीं। अक्स अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहता है, क्यों? ख्वाहिश उसे अपने पैर दिखाते हुए कहती है, क्योंकि अगर मैं सीट पर बैठूंगी तो मेरे पैरों पर प्रेशर पड़ेगा ना। अक्स अब कुछ नहीं कहता और ख्वाहिश को वैसे ही बैठे रहने देता है। थोड़ी देर बाद कार रुकती है। ख्वाहिश को लगता है कि अब उसे अपने घर जाना पड़ेगा, जहां वो बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। तभी क्रिश कार से निकलकर अक्स के लिए दरवाजा खोलता है तो अक्स ख्वाहिश को गोद में लेकर ही बाहर निकलता है। जब ख्वाहिश अपने सामने वाले विला को देखती है तो हैरानी से कहती है, ये तुम मुझे कहाँ ले आए, ये किसका विला है? अक्स, मेरा। ख्वाहिश, तुम मुझे अपने विला क्यों लेकर आए हो? अक्स, क्योंकि मेरा मन कर रहा था। अक्स का जवाब सुनकर ख्वाहिश का मुंह बन जाता है। अक्स ख्वाहिश को विला के अंदर ले जाता है। वहां के जितने गार्ड्स और सर्वेंट्स थे सबकी नजरें नीचे थी। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी नजरें उठाकर अक्स और ख्वाहिश को देखे। ख्वाहिश को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसने एक बार भी किसी पर नजरें नहीं डाली थी। अक्स ख्वाहिश को लेकर सीधा अपने फ्लोर पर जाता है और उसे अपने कमरे में लाकर बेड पर बिठा देता है। ख्वाहिश कमरे को अच्छी तरह से देखते हुए कहती है, ये तुम्हारा कमरा है? अक्स सिर्फ हाँ में सर हिला देता है। ख्वाहिश थोड़ा इरिटेट होकर कहती है, जब चुप होना होता है तो बोलते रहते हो और अब जब बोलना है तो चुप हो। एपिसोड 18। अक्स उसे देखते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे सवालों के जवाब देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ख्वाहिश मुंह बनाते हुए कहती है, ये तो बता दो मेरा फोन कहाँ है? अक्स, तुम्हारे घर पर। ख्वाहिश, तुम मेरा फोन नहीं लेकर आए। अक्स ख्वाहिश को घूरते हुए कहता है, तुम्हें ले आया बहुत बड़ी बात है। ख्वाहिश, अच्छा चलो मेरा फोन ला दो। अक्स, तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारा फोन लेकर आऊं कैसे? ख्वाहिश, जैसे मुझे लेकर आए वैसे। अक्स, सुपरमैन दिख रहा हूं जो उड़कर जाऊं और लेकर आऊं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ख्वाहिश, अपना फोन दो। अक्स एक आईब्रो उठाते हुए कहता है, क्यों? ख्वाहिश, अब मेरे पास फोन तो नहीं है तो मुझे तुम्हारा फोन चाहिए। अक्स, क्या करोगी? ख्वाहिश, कॉल। अक्स, किसे? ख्वाहिश, तुम्हें क्यों बताओ? अक्स कोल्ड वॉइस में कहता है, क्योंकि ये मेरा फोन है। ख्वाहिश, मुझे मेरी फ्रेंड को कॉल करना है। अक्स उसे अपना फोन दे देता है। ख्वाहिश कुछ सोचती है, फिर एक नंबर डायल कर देती है। थोड़ी देर बाद फोन की दूसरी तरफ से कोई कॉल उठाता ख्वाहिश धीरे से कहती है, हेलो। कॉल की दूसरी तरफ पंक्ति थी। वो अनजान नंबर देखकर कहती है, कौन बोल रहा है? ख्वाहिश मुस्कुराते हुए कहती है, मैं हूं डार्लिंग।
जैसे ही अक्स ख्वाहिश के मुंह से किसी के लिए डार्लिंग सुनता है उसकी हाथ की मुट्ठियां कस जाती है। इधर पंक्ति जोर से कहती है, ख्वाहिश तुम कहाँ हो, फोन क्यों नहीं उठा रही, मेरा कितने कॉल किए तुम्हें और ये किस नंबर से कॉल कर रही हो। ख्वाहिश, शांत जान शांत हो जाओ, मैं बता रही हूँ सब कुछ, वो मेरे पैर में चोट लग गई थी तो मैं हॉस्पिटल आई हूँ। पंक्ति, मैं तुमसे मिलने आती हूँ। ये सुनकर ख्वाहिश कहती है, नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम अभी कॉलेज में होगी, मेरी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से कॉलेज अटेंड करो। पंक्ति, ओके लेकिन तुम अपना ध्यान रखना, वैसे तुम कब तक कॉलेज आओगी। ख्वाहिश, जब पैर ठीक हो जाएंगे, अच्छा अगर कोई मेरी एब्सेंस में तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता देना। पंक्ति हंसते हुए कहती है, यहाँ सबको पता है कि ब्यूटी क्वीन की दोस्त हूँ तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मुझे परेशान कर सके, अच्छा वैसे तुम मुझे इसी नंबर से कॉल करोगी क्या। ख्वाहिश, देखती हूँ मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। पंक्ति, अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाय। पंक्ति के कॉल कट करने के बाद ख्वाहिश अक्स के फ़ोन में गेम खेलने लगती है। अक्स उसे देखकर कहता है, ये क्या कर रही हो मेरे फ़ोन में। ख्वाहिश बिना उसकी तरफ देखकर कहती है, गेम खेल रही हूँ। अक्स, मेरा फ़ोन दो। ख्वाहिश उसकी तरफ देखकर कहती है, फिर मैं क्या करूँगी, या तो मुझे अपने फ़ोन में गेम खेलने दो या मेरा फ़ोन लाकर दो। अक्स, ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक नया फ़ोन मंगवा देता हूँ, वैसे भी तुम्हारा फ़ोन पुराना हो गया था। ख्वाहिश खुश होते हुए कहती है, सच में ठीक है लेकिन आईफोन मत मंगवाना, वो मुझे पसंद नहीं, कोई अच्छा सा फ़ोन मंगाना, और हाँ न्यू सिम कार्ड लोगे तो उसका नंबर 9 से स्टार्ट होना चाहिए, वो क्या है ना, 9 मेरा फेवरेट नंबर है। अक्स ख्वाहिश को घूर कर देखता है। ख्वाहिश तो उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। अक्स सोच रहा था कि क्या पागल लड़की है, अगर कोई दूसरी लड़की होती तो शायद दिखावे के लिए, लेकिन ये तो कह देती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं रहने दो, लेकिन एक ये थी जो डिमांड पर डिमांड कर रही थी। दूसरी तरफ पंक्ति क्लास के अंदर चली जाती है। वो क्लास के अंदर आकर बैठी हुई थी, तभी वहां दिव्या आती है। दिव्या ख्वाहिश को क्लास में न पाकर पंक्ति के पास आकर कहती है, ख्वाहिश कहाँ है। पंक्ति उसे देखकर कहती है, तुम्हें क्यों जानना है। दिव्या उससे मुस्कुराते कहती है, देखो पंक्ति, ख्वाहिश मेरी फ्रेंड थी, आई नो अब हमारे बीच कुछ नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी उसकी फिक्र है, क्या वो आज नहीं आई। पंक्ति, नहीं उसके पैरों में चोट लगी है तो वो कुछ दिन नहीं आएगी। दिव्या को ये सुनकर कल वाली बात याद आ जाती है। वो समझ जाती है कि ख्वाहिश कल की चोट की वजह से नहीं आई। वो अपनी सीट पर बैठ जाती है। ऐसे ही 2-3 क्लास के बाद ब्रेक होता है। पंक्ति अकेले ही कैंटीन जाती है। वहाँ युवान, आरुष, निहाल और विवान भी आए थे। निहाल की नजरें तो ख्वाहिश को ढूंढ रही थी। आरुष युवान से कहता है, लगता है वो नहीं आई। युवान, वो आएगी भी कहाँ से, उसके पैरों में चोट लगी है। आरुष, क्या हमें उससे मिलने जाना चाहिए। युवान, हम क्यों उससे मिलने जाए, कल उसने ही हमें जाने को कहा था, अब वो जब तक माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक हम उसका हाल चाल भी नहीं पूछेंगे। आरुष भी हाँ में सर हिला देता है। ऐसे ही सारे क्लास खत्म होते हैं। पंक्ति अपने घर चली जाती है। रात को एक नर्स ख्वाहिश के पैरों की ड्रेसिंग कर रही थी। अक्स भी वहीं सोफे पर बैठा हुआ था। उस नर्स की नज़रें अक्स पर थी जो ख्वाहिश से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो जानबूझकर हल्का सा चीख देती है। उसकी आवाज़ सुनकर अक्स जल्दी से खड़ा होता है और उस नर्स से कहता है, क्या कर रही हो, क्या तुम्हें ढंग से ये काम भी करना नहीं आता। वो नर्स डरते हुए कहती है, सर वो मुझे नहीं पता कैसे। अक्स गुस्से में कहता है, शट अप, मुझे तुम्हारी फालतू की एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, तुम्हारी वजह से उसे हट हुआ है, एक काम के लिए तुम्हें हायर किया था वो भी तुमसे नहीं हुआ, निकल जाओ यहाँ से। वो नर्स डर कर वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर ख्वाहिश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंड ऑफ द स्टोरी।